समुद्र एक बार जब वो अपना जादू चलाता है तो हमेशा के लिए अपने आश्चर्य के जाल में फंसा लेता है। महान समुद्री खोजकर्ता जैक्स कुस्टो के इन शब्दों के साथ नमस्कार और इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और रणनीतिक विषय पर बात कर रहे हैं, गहरे समुद्र में भारत की बढ़ती खोज, विशेष रूप से पॉलीमेटालिक सल्फाइड या पीएमएस के संबंध में। हाँ, नमस्कार। ये विषय आजकल काफी चर्चा में है। बिल्कुल। हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी (आईएसए) के साथ हिंद महासागर में एक नए विशिष्ट क्षेत्र में पीएमएस की खोज के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारी आज की बातचीत का आधार इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित विस्तृत जानकारी है। तो ये जो नया डेवलपमेंट है, इसका मतलब क्या है? हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि अनुबंध क्यों महत्वपूर्ण है, ये पॉलीमेटालिक सल्फाइड आखिर होते क्या हैं, भारत के लिए इनका क्या महत्व है और इस महत्वाकांक्षी खोज में क्या चुनौतियां निहित हैं। हाँ, और ये जानना भी जरूरी है कि ये सब कैसे होता है। सही कहा। ये विषय यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए भी मुझे लगता है मुख्य और प्रारंभिक परीक्षा दोनों ही दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है और सामान्य जानकारी के लिए भी बेहद प्रासंगिक है। बिल्कुल, कई आयाम जुड़े हैं इससे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। भारत ने हाल ही में क्या विशेष उपलब्धि हासिल की है? हाँ, ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसा आपने कहा, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी यानी आईएसए के साथ हिंद महासागर में कार्लसबर्ग रिज नाम की जगह पर पॉलीमेटालिक सल्फाइड यानी पीएमएस की खोज करने के विशेष अधिकारों का अनुबंध हासिल किया है। कार्लसबर्ग रिज, और सुनने में आया है कि इस अनुबंध के साथ भारत ने कोई रिकॉर्ड भी बनाया है। बिल्कुल, यहाँ बात सिर्फ एक और अनुबंध हासिल करने की नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि इसके साथ ही भारत पीएमएस अन्वेषण के लिए आईएसए के साथ 2 अनुबंध करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। दुनिया का पहला देश? हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, अब भारत के पास अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल में पीएमएस की खोज के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र आवंटित है। तो ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये गहरे समुद्र की दौड़ में भारत को एक रणनीतिक बढ़त देता है। जहां मतलब हर प्रमुख देश भविष्य के इन महत्वपूर्ण संसाधनों पर नजर गड़ाए हुए हैं। तो ये वैज्ञानिक और रणनीतिक दोनों ही दृष्टियों से एक बड़ी उपलब्धि है। अच्छा। और गोवा स्थित जो हमारा राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र है एनसीपीओआर, उनकी योजना है कि 2026 में इस नए लाइसेंस क्षेत्र में भूभौतिकीय और हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षणों के साथ अन्वेषण कार्य शुरू किया जाए। 2026 में? ठीक है। दुनिया का पहला देश जिसके पास 2 पीएमएस अनुबंध है और सबसे बड़ा क्षेत्र भी, ये वाकई गहरे समुद्र में भारत की बढ़ती महत्वाकांक्षा और क्षमता को दर्शाता है। लेकिन इससे पहले कि हम इसके रणनीतिक और आर्थिक महत्व पर और गहराई से बात करें, ये समझना जरूरी है कि ये पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स आखिर हैं क्या? ये पीएमएस क्या चीज है? हाँ, देखिए, इन्हें आप गहरे समुद्र के खनिज भंडार समझ सकते हैं। ये समुद्र तल पर मिलते हैं, खासकर कुछ विशेष भौगोलिक संरचनाओं के पास। खनिज भंडार? किस तरह के खनिज? इनमें तांबा, जस्ता, सीसा, सोना और चांदी जैसी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण धातुएं काफी प्रचुर मात्रा में होती हैं। मतलब वो धातुएं जिनकी आधुनिक उद्योगों में भारी मांग है। अच्छा, सोना चांदी भी? हाँ, सोना और चांदी भी। और इसके अलावा इनमें कोबाल्ट और अन्य दुर्लभ पृथ्वी तत्व भी थोड़ी मात्रा में मौजूद होते हैं, जो आज की उच्च तकनीक, विशेषकर हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो ये बनते कैसे हैं समुद्र की इतनी गहराई में, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती? क्या ये सामान्य चट्टानों जैसे होते हैं? इनके बनने की प्रक्रिया काफी रोचक है। सामान्य चट्टानों जैसी नहीं, ये आमतौर पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास पाए जाते हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट्स? हाँ, आप इन्हें समुद्र तल पर गर्म पानी के झरनों या गीजर की तरह कल्पना कर सकते हैं। होता यह है कि समुद्र तल में दरारें होती हैं। इन दरारों से ठंडा समुद्री पानी रिसकर पृथ्वी की पपड़ी यानी क्रस्ट के नीचे मौजूद गर्म मैग्मा के संपर्क में आता है। ओ, मैग्मा तक? हाँ, वहाँ ये पानी अत्यधिक गर्म हो जाता है, मतलब कई 100 डिग्री सेल्सियस तक, और आसपास की चट्टानों से खनिजों को अपने में घोल लेता है। फिर यही अत्यधिक गर्म खनिजों से भरपूर पानी दबाव के कारण वापस उन्हीं दरारों से तेजी से समुद्र तल पर बाहर निकलता है। अच्छा, तो ये समुद्र के नीचे धातु उगलने वाले फवारे जैसे हैं? हाँ, कुछ हद तक ऐसे ही समझ सकते हैं। बिल्कुल, जैसे ही ये अत्यधिक गर्म खनिज युक्त पानी बेहद ठंडे गहरे समुद्री पानी के संपर्क में आता है, जो कि मुश्किल से 2-4 डिग्री सेल्सियस होता है तापमान में, अचानक गिरावट होती है। हाँ। पिटेट हो जाते हैं। ये कण धीरे धीरे वेंट के आसपास
चिमनी जैसी संरचनाओं में या समुद्र तल पर परत के रूप में जमा होते जाते हैं और समय के साथ मतलब हजारों सालों में ये पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स के बड़े भंडार बना देते हैं। ये प्रक्रिया तो काफी जटिल और अद्भुत है, लेकिन भारत के लिए गहरे समुद्री खनिज इतने मायने क्यों रखते हैं? हमारे पास जमीन पर भी तो खनिज संसाधन मौजूद हैं। हाँ, ये सवाल महत्वपूर्ण है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो बात यह है कि भारत अपनी ज़रूरतों के लिए कई महत्वपूर्ण खनिजों जैसे तांबा, निकल, कोबाल्ट वगैरह के लिए काफ़ी हद तक आयात पर निर्भर है। हमारे जो भूमि आधारित संसाधन हैं वो इन धातुओं के मामले में सीमित है, जबकि हमारे अर्थव्यवस्था और उद्योगों की मांग लगातार बढ़ रही है। इसलिए गहरे समुद्र में पीएमएस जैसे भंडारों की खोज और भविष्य में उनका संभावित खनन भारत की संसाधन सुरक्षा को मजबूत कर सकता है। अच्छा, मतलब आयात निर्भरता कम होगी। हाँ, ये हमारी आयात निर्भरता को कम करने और रणनीतिक स्वायत्तता बढ़ाने में मदद करेगा। और इन धातुओं का विशेष उपयोग कहाँ होता है? आपने हरित ऊर्जा का जिक्र किया था। हाँ, इनका महत्व यहीं सबसे ज्यादा उभर कर आता है। ये धातुएं आज के युग के लिए आप कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी की तरह है। तांबा और जस्ता पारंपरिक उद्योगों के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में महत्वपूर्ण है। सोना और चांदी के अपने मूल्यवान उपयोग हैं ही, लेकिन कोबाल्ट, निकल और कुछ अन्य दुर्लभ तत्व जो हैं वो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उच्च क्षमता वाली बैटरी बनाने, सौर पैनलों और पवन टरबाइनों के निर्माण और अन्य हरित प्रौद्योगिकियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। अच्छा, तो जैसे जैसे दुनिया जीवाश्म ईंधन से दूर जा रही है, इन धातुओं की मांग कई गुना बढ़ने का अनुमान है। तो ये सिर्फ आज की जरूरत नहीं, बल्कि भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक विकास के लिए एक रणनीतिक निवेश है। यानी ये भारत की आत्मनिर्भर भारत और हरित ऊर्जा लक्ष्यों दोनों के लिए अहम है। लेकिन क्या भारत इस तरह की गहरी समुद्री खोज में बिल्कुल नया है, या हमारे पास पहले से कुछ अनुभव और क्षमता मौजूद है? नहीं, भारत इस क्षेत्र में बिल्कुल नया नहीं है। जैसा हमने पहले जिक्र किया, ये भारत का दूसरा पीएमएस अनुबंध है। पहला अनुबंध 2016 में आईएसए के साथ मध्य और दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर रिज के कुछ हिस्सों के लिए मिला था। हाँ, 2016 में। हाँ, तब से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम करने वाला गोवा स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र यानी NCPOR लगातार उस क्षेत्र में खोजपूर्ण सर्वेक्षण कर रहा है। तो NCPOR ने पिछले करीब 7-8 सालों में क्या सीखा या हासिल किया है? क्या हम इस जटिल काम के लिए तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल। NCPOR ने इस दौरान न केवल पीएमएस अन्वेषण के क्षेत्र में वैज्ञानिक विशेषज्ञता हासिल की है, बल्कि इसके लिए जरूरी उन्नत तकनीकी क्षमता और बुनियादी ढांचा भी विकसित किया है। उन्होंने गहरे समुद्र में सर्वेक्षण करने, नमूने एकत्र करने और डेटा का विश्लेषण करने में महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त किया है। और भारत सरकार का जो महत्वाकांक्षी डीप ओशन मिशन है, वो इस क्षमता को और ज्यादा बढ़ा रहा है। इस मिशन के तहत नए आधुनिक गहरे समुद्र में काम करने वाले अनुसंधान जहाज खरीदे जा रहे हैं और ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल्स यानी AUVs जैसे उन्नत उपकरण भी शामिल किए गए हैं। AUVs? ये क्या होते हैं? ये एक तरह के रोबोटिक सबमरीन होते हैं जो बिना किसी मानव के गहरे समुद्र में जाकर विस्तृत नक्शे बना सकते हैं और डेटा एकत्र कर सकते हैं। अच्छा, और सुनने में आया है कि भारत एक मानवयुक्त पनडुब्बी जैसा कुछ बना रहा है, समुद्रयान मिशन। हाँ, आप समुद्रयान मिशन की बात कर रहे हैं, जो डीप ओशन मिशन का ही एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके तहत मत्स्य 6000 नामक एक गहरा समुद्री वाहन डीप सबमर्जेंस व्हीकल विकसित किया जा रहा है। मत्स्य 6000? हाँ, ये एक मानव युक्त पनडुब्बी होगी जो 3 वैज्ञानिकों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जा सकेगी। 6000 मीटर? जी हाँ, जब ये पूरी तरह से तैयार और प्रमाणित हो जाएगा तो ये भारत की गहरे समुद्र में खनिज अन्वेषण और वैज्ञानिक अनुसंधान क्षमता को अभूतपूर्व रूप से बढ़ावा देगा। वैज्ञानिक सीधे समुद्र तल पर जाकर अवलोकन कर सकेंगे, नमूने एकत्र कर सकेंगे और प्रयोग कर सकेंगे। ये निश्चित रूप से एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये तो वाकई बहुत महत्वाकांक्षी और भविष्योन्मुखी लगता है। तो अब जब ये नया दूसरा अनुबंध मिल गया है, NCPOR की आगे की योजना क्या है? ये कार्लसबर्ग रिज क्षेत्र में खोज असल में कैसे की जाएगी? कोई प्लान है? हाँ, बिल्कुल। NCPOR की योजना काफी व्यवस्थित है और इसे मुख्य रूप से 3 चरणों में बांटा गया है। 3 चरण? हाँ, पहला चरण होगा
टोही सर्वेक्षण मतलब रिकॉनेसेंस सर्वे। इसमें जहाज पर लगे मल्टी बीम इको साउंडर और मैग्नेटोमीटर जैसे उपकरणों का उपयोग करके बड़े क्षेत्र का एक मोटा नक्शा बनाया जाएगा। अच्छा, एक तरह से शुरुआती जांच। बिल्कुल। इसका उद्देश्य उन संभावित स्थानों की पहचान करना है जहां हाइड्रोथर्मल गतिविधि और पीएमएस जमा होने की संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक है, और दूसरा चरण? दूसरा चरण अधिक केंद्रित और विस्तृत होगा, जिसे डिटेल सर्वे कहते हैं। इसमें AUVs और रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स यानी ROVs जैसे उन्नत उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। ROVs ये पानी के नीचे चलने वाले रोबोट होते हैं जिन्हें सतह पर मौजूद जहाज से केबल के जरिए नियंत्रित किया जाता है। ये कैमरे, सेंसर और नमूने लेने वाले उपकरणों से लैस होते हैं। इन्हें समुद्र तल के नजदीक ले जाकर बहुत हाई रेजोल्यूशन वाले नक्शे बनाए जाएंगे, वीडियो लिए जाएंगे और नमूने एकत्र किए जाएंगे। तो इस चरण का मुख्य मकसद है कि पहचाने गए संभावित क्षेत्रों में पीएमएस की उपस्थिति की निश्चित रूप से पुष्टि की जाए। और तीसरा चरण? तीसरा और अंतिम चरण है संसाधन मूल्यांकन यानी रिसोर्स एवेल्युएशन। एक बार जब पीएमएस भंडारों का स्थान और विस्तार पता चल जाता है तो ये आकलन किया जाएगा कि वहाँ कुल कितनी मात्रा में खनिज मौजूद हैं और उनकी गुणवत्ता क्या है, मतलब उनमें धातुओं का प्रतिशत कितना है। अच्छा, यानी कितना माल है वहाँ? हाँ बिल्कुल। इसके लिए और अधिक नमूने लेने और उनका विस्तृत प्रयोगशाला विश्लेषण करने की जरूरत होगी। इसी मूल्यांकन से पता चलेगा कि भविष्य में वहाँ खनन करना आर्थिक और तकनीकी रूप से कितना संभव और लाभदायक होगा। ये एक चरणबद्ध और वैज्ञानिक तरीका लगता है। आपने जिक्र किया कि ये नया अनुबंध विशेष रूप से कार्लसबर्ग रिज के लिए है। इस रिज का क्या कोई खास महत्व है? ये हिंद महासागर में कहाँ स्थित है? कार्लसबर्ग रिज सिर्फ एक और समुद्री पहाड़ी नहीं है, ये हिंद महासागर की भूवैज्ञानिक संरचना का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये मध्य महासागरीय रिज प्रणाली मिड ओशियानिक रिज सिस्टम का एक भाग है। अच्छा। ये असल में पानी के नीचे की एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जो दुनिया भर के महासागरों में फैली हुई है। कार्लसबर्ग रिज जो है वो भारतीय प्लेट और सोमाली प्लेट के एक दूसरे से दूर खिसकने के कारण बना है। ये प्रक्रिया, जिसे समुद्र तल फैलाव या सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं, आज भी जारी है। अच्छा, ये प्लेटें अभी भी खिसक रही हैं? कितना पुराना है ये रिज और ये कितनी तेजी से फैल रहा है? भूवैज्ञानिक अनुमानों के अनुसार इसका वर्तमान फैलाव लगभग 40 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था। 40 मिलियन वर्ष? जी, और इसकी औसत प्रसार दर यानी दोनों प्लेटों के दूर जाने की गति लगभग 2.4 से 3.3 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है। भूविज्ञान में इसे धीमी गति से फैलने वाली रिज, स्लो स्प्रेडिंग रिज माना जाता है। धीमी गति? हाँ, और इसी धीमी गति के कारण इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं, जैसे कि बहुत खुरदरी और ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति और बीच में एक स्पष्ट केंद्रीय घाटी, रिफ्ट वैली। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये रिज हाइड्रोथर्मल वेंट सिस्टम की मेजबानी के लिए जाना जाता है, वही गर्म पानी के झरने जहां पीएमएस बनते हैं। भारत पिछले 3 दशकों से इस क्षेत्र में और आसपास के रिज सिस्टम पर वैज्ञानिक शोध कर रहा है, इसलिए हमें इस क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और हाइड्रोथर्मल विशेषताओं की पहले से कुछ समझ है। और रणनीतिक रूप से इसका क्या महत्व है? क्या इसकी लोकेशन भारत के लिए फायदेमंद है? रणनीतिक रूप से इस रिज का स्थान भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये रिज भारत के पश्चिमी तट से अपेक्षाकृत काफी करीब स्थित है। इसका उत्तरी छोर लगभग 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास है। अच्छा, काफी पास। हाँ, इसकी तुलना में भारत का जो पहला पीएमएस अन्वेषण क्षेत्र है, मध्य और दक्षिण पश्चिमी भारतीय रिज पर, वो बहुत दक्षिण में स्थित है, लगभग 26 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। तो इस नए क्षेत्र की निकटता का मतलब है कि अनुसंधान जहाज़ों को आने जाने में कम समय लगेगा, लॉजिस्टिक्स प्रबंधन आसान होगा और समग्र संचालन लागत भी संभावित रूप से कम हो सकती है। ये निश्चित तौर पर एक बड़ा व्यवहारिक लाभ है। तो लॉजिस्टिक्स के लिहाज से ये पहले वाले क्षेत्र से कहीं ज्यादा सुविधाजनक होगा। ये सब सुनने में तो बहुत रोमांचक और संभावनाओं से भरा लगता है, लेकिन क्या ये खोज उतनी ही आसान है जितनी लगती है? इसमें क्या बड़ी चुनौतियां शामिल हैं? गहरे समुद्र में काम करना तो वैसे ही मुश्किल होता है। हाँ, चुनौतियां बहुत गंभीर और बहुआयामी है।
वास्तव में पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स यानी पीएमएस की खोज तकनीकी रूप से अन्य गहरे समुद्र खनिजों जैसे कि पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जो समुद्र तल पर आलू की तरह बिखरे होते हैं, उनकी खोज की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। ऐसा क्यों? क्या चीज इसे इतना ज्यादा मुश्किल बनाती है? इसके कई कारण हैं। पहला, जैसा हमने बात की, ये जमाव बहुत गहरे पानी में मिलते हैं, आमतौर पर 2000 से 5000 मीटर की गहराई पर। इतने अधिक दबाव और अंधेरे में काम करना अपने आप में एक चुनौती है। दूसरा, ये मध्य महासागरीय रिज के सक्रिय भूवैज्ञानिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां समुद्र तल समतल नहीं होता, बल्कि अत्यंत ऊबड़-खाबड़, चट्टानी, ढलानों और घाटियों वाला होता है। ऐसे इलाके में उपकरणों को नेविगेट करना और तैनात करना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये तो है। तीसरा, ये क्षेत्र अक्सर ग्रह के सबसे दूरस्थ और दुर्गम स्थानों में होते हैं, जहां मौसम अप्रत्याशित और कठोर हो सकता है, जिससे समुद्री संचालन बाधित होता है। और तकनीकी जरूरतों के बारे में क्या कहेंगे? क्या हमारे पास वो सब हैं? इन जटिल परिस्थितियों के कारण विशेष गहरे समुद्र में काम करने वाले अनुसंधान जहाज़ों की आवश्यकता होती है, जिनमें डायनामिक पोजिशनिंग यानी डीपी सिस्टम लगा हो। डायनामिक पोजिशनिंग? ये एक कंप्यूटर नियंत्रित प्रणाली है जो जहाज को हवा, लहरों और धाराओं के प्रभाव के बावजूद एक निश्चित स्थान पर या एक पूर्व निर्धारित रास्ते पर बनाए रखती है। ठीक है। ये गहरे पानी में आरओवीज या अन्य उपकरणों को सटीक रूप से संचालित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अच्छा। इसके अलावा पानी के नीचे सटीक नेविगेशन, मतलब आप कहाँ हैं ये पता लगाना, और संचार प्रणालियों यानी सतह और पानी के नीचे के उपकरणों के बीच डेटा का आदान प्रदान, इनकी भी जरूरत होती है। मतलब सिर्फ तकनीक ही नहीं बल्कि मौसम और उस जगह का उबड़ खाबड़ होना भी एक बड़ी बाधा है। क्या मौजूदा तकनीक इन सभी चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह सक्षम है या अभी भी विकास की गुंजाइश है? मौजूदा तकनीक काफी उन्नत हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। हर मिशन नई सीख देता है और तकनीक को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। उदाहरण के लिए, ऊबड़ खाबड़ इलाके में हाई रेजोल्यूशन मैपिंग और नमूनाकरण के लिए और बेहतर सेंसर और रोबोटिक क्षमताओं की आवश्यकता हमेशा रहती है। इसके अलावा इस काम के लिए सिर्फ इंजीनियर ही नहीं, बल्कि समुद्री भूविज्ञान, भूभौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गहरे समुद्र प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की एक उच्च कुशल बहुविषयक टीम की जरूरत होती है। हाँ, कई सारे विशेषज्ञ चाहिए। बिल्कुल। टोही सर्वेक्षण के लिए जहाज आधारित भूभौतिकी और हाइड्रोग्राफिक सिस्टम चाहिए। निकट समुद्र तल सर्वेक्षण और नमूना संग्रह के लिए एयूवीज और आरओवीज जैसे उन्नत रोबोटिक उपकरणों की आवश्यकता होती है। और फिर खनिजों की संरचना और ग्रेड का सटीक विश्लेषण करने के लिए विशेष नमूनाकरण उपकरण जैसे ड्रिलिंग सिस्टम और लैबोरेटरी में परिष्कृत विश्लेषणात्मक तकनीकों की भी जरूरत होती है। ये सब मिलकर इसे एक बहुत ही जटिल, महंगा और तकनीकी रूप से मांग वाला ऑपरेशन बनाते हैं। समझ गया। ये निश्चित रूप से कोई आसान काम नहीं है। अब जब हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नियमों की बात कर रहे हैं, तो ये जानना भी दिलचस्प होगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी ISA आखिर इन अन्वेषण साइटों को आवंटित कैसे करती है। इसकी प्रक्रिया क्या है? जाहिर है कोई भी देश जाकर कहीं भी खुदाई शुरू नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र, जिसे दी एरिया कहा जाता है, यानी किसी भी देश के राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ के बाहर का समुद्र तल और उसकी उपभूमि, उसे संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि UNCLOS के तहत मानवता की साझा विरासत कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड घोषित किया गया है। मानवता की साझा विरासत। हाँ, और ISA एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे UNCLOS के तहत ही स्थापित किया गया है। इसका मुख्य काम इसी क्षेत्र में सभी खनिज संबंधी गतिविधियों को मानवता के लाभ के लिए व्यवस्थित, विनियमित और नियंत्रित करना है। तो अगर कोई देश जैसे भारत किसी क्षेत्र में खोज करना चाहता है तो उसे क्या करना होता है? कोई भी देश या उस देश द्वारा प्रायोजित कोई इकाई, चाहे वो सरकारी हो, सार्वजनिक क्षेत्र की हो या निजी हो, ISA को अन्वेषण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। इस आवेदन में कई महत्वपूर्ण चीजें शामिल होनी चाहिए,
जैसे प्रस्तावित अन्वेषण क्षेत्र के सटीक भौगोलिक निर्देशांक, एक विस्तृत कार्य योजना। कार्य योजना मतलब क्या करेंगे, कैसे करेंगे? हाँ बिल्कुल, जिसमें बताया गया हो कि वे अगले कुछ वर्षों में क्या-क्या खोज गतिविधियां करेंगे। साथ ही उस क्षेत्र की मौजूदा पर्यावरणीय स्थिति पर आधारित अध्ययन के परिणाम, जिसे एनवायरमेंटल बेसलाइन स्टडी कहते हैं, और यह प्रमाण कि आवेदक के पास इस जटिल कार्य को करने के लिए आवश्यक वित्तीय और तकनीकी क्षमता है। अच्छा, काफी कुछ देना होता है। और फिर आईएसए इस आवेदन का क्या करता है? आवेदन प्राप्त होने के बाद आईएसए का एक विशेषज्ञ निकाय है, जिसे कानूनी और तकनीकी आयोग, लीगल एंड टेक्निकल कमीशन या एलटीसी कहा जाता है। इसमें विभिन्न देशों के निर्वाचित विशेषज्ञ होते हैं जो भूविज्ञान, इंजीनियरिंग, पर्यावरण विज्ञान और समुद्री कानून जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हैं। एलटीसी इस आवेदन की बहुत गहन समीक्षा करता है। वे देखते हैं कि क्या आवेदन यूएनसीएलओएस और आईएसए द्वारा बनाए गए नियम और विनियमों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है, क्या प्रस्तावित कार्य योजना तकनीकी रूप से सुदृढ़ है, और क्या इसमें पर्यावरण सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय शामिल किए गए हैं। मतलब पूरी जांच पड़ताल होती है। हाँ, बहुत गहराई से। यदि आयोग पूरी तरह संतुष्ट होता है कि आवेदन सभी मानकों पर खरा उतरता है, तो वो अंतिम अनुमोदन के लिए आईएसए परिषद, जो आईएसए का कार्यकारी अंग है, को इसकी सिफारिश करता है। परिषद के अनुमोदन के बाद ही आवेदक देश और आईएसए के बीच अन्वेषण अनुबंध पर हस्ताक्षर होते हैं, और तब देश को उस विशिष्ट क्षेत्र में निर्धारित अवधि के लिए खनिजों की खोज करने का विशेष अधिकार मिलता है। यानी ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं है, काफी जांच पड़ताल और कड़े मानकों का पालन करना होता है, और ये जरूरी भी है ताकि मानवता की साझा विरासत का प्रबंधन जिम्मेदारी से हो सके। अब जब भारत के पास 2 पीएमएस साइट हैं और तकनीकी क्षमता भी बढ़ रही है, तो क्या भारत हिंद महासागर में और भी ऐसी साइटें हासिल करने की योजना बना रहा है? क्या हमारी महत्वाकांक्षाएं यहीं रुक जाती हैं? ऐसा नहीं लगता। भारत सरकार की जो ब्लू इकोनॉमी नीति है, जिसका उद्देश्य समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, उसके तहत भारत हिंद महासागर में खनिज अन्वेषण के लिए अतिरिक्त अवसर तलाश रहा है। गहरे समुद्र के खनिज इस ब्लू इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण घटक माने जाते हैं। तो अगली नजर किस प्रकार के खनिज या क्षेत्र पर हो सकती है? विशेष रूप से भारत की रुचि मध्य हिंद महासागर में स्थित अफनासी निकेतन सीमाउंट पर कोबाल्ट समृद्ध फेरो मैंगनीज क्रस्ट की खोज में है। अफनासी निकेतन सीमाउंट। ये सीमाउंट क्या होते हैं? सीमाउंट पानी के नीचे के पहाड़ होते हैं और उनकी ढलानों पर अक्सर धातुओं से भरपूर ये मोटी परतें, जिन्हें क्रस्ट्स कहते हैं, पाई जाती हैं। इन क्रस्ट्स में कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज के अलावा प्लैटिनम और अन्य दुर्लभ धातुएं भी हो सकती हैं। अच्छा, ये भी महत्वपूर्ण है। हाँ, बहुत। ये बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य रणनीतिक अनुप्रयोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने इस संबंध में एक आवेदन पहले ही आईएसए के पास जमा कर दिया है और वो फिलहाल समीक्षाधीन है। यदि ये आवेदन भी स्वीकृत हो जाता है, तो हिंद महासागर में भारत की गहरे समुद्र खनिज अन्वेषण गतिविधियां और भी विविध और व्यापक हो जाएंगी। तो ये कहानी अभी जारी है और भारत गहरे समुद्र में अपनी उपस्थिति और क्षमताओं का लगातार विस्तार कर रहा है। ठीक है, तो इस पूरी विस्तृत चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने काफी कुछ कवर किया है। हाँ, संक्षेप में कहें तो ये स्पष्ट है कि भारत गहरे समुद्र खनिज अन्वेषण के क्षेत्र में और विशेष रूप से पॉलीमेटालिक सल्फाइड के मामले में एक वैश्विक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। दूसरा पीएमएस अनुबंध हासिल करना और दुनिया में सबसे बड़ा पीएमएस अन्वेषण क्षेत्र प्राप्त करना सिर्फ आंकड़े नहीं है, सही, बल्कि ये भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमता और रणनीतिक दूरदर्शिता का प्रमाण है। ये भविष्य की संसाधन सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही ये हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की तकनीकी शक्ति और उपस्थिति को भी दर्शाता है। कार्लसबर्ग रिज का नया अनुबंध अपनी भौगोलिक निकटता के कारण एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम है। हालांकि जैसा हमने विस्तार से चर्चा की, इस राह में तकनीकी और पर्यावरणीय चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। चुनौतियां तो हैं, और इसका व्यापक महत्व क्या है, सिर्फ खनिजों से परे? यहाँ जो बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है वो ये है कि यह प्रयास सिर्फ समुद्र तल से कुछ धातुएं निकालने की तैयारी भर नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरे मायने रखता है।
कैसे? ये भारत की बढ़ती वैज्ञानिक और तकनीकी आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। ये उसकी ब्लू इकोनॉमी की महत्वाकांक्षाओं को रेखांकित करता है, यानी महासागरों को सतत विकास के एक इंजन के रूप में देखना। और ये हिंद महासागर क्षेत्र में, जो भारत के लिए रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है, एक जिम्मेदार, सक्षम और प्रभावशाली भूमिका निभाने की उसकी प्रतिबद्धता को भी पुष्ट करता है। एक तरह से ये भारत के बढ़ते वैश्विक कद और भविष्य की तैयारी का एक और संकेत है। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये निश्चित रूप से एक बहुआयामी टॉपिक है। जैसा कि हमने चर्चा की, इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, गहरे समुद्र की तकनीक, रोबोटिक्स, खनिज विज्ञान, भूगोल है, समुद्री स्थलाकृति, प्लेट टेक्टोनिक्स, हाइड्रोथर्मल वेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी हैं, UNCLOS, ISA, समुद्री कानून, संसाधन कूटनीति, और अर्थव्यवस्था तो है ही, संसाधन सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी, भविष्य की धातुएं। बिल्कुल, GS के कई पेपर से जुड़ा है। हाँ, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए उपयोगी सामग्री प्रदान करता है। और सामान्य जानकारी रखने वाले श्रोताओं के लिए ये समझना रोचक है कि कैसे राष्ट्र भविष्य की ऊर्जा और तकनीकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पृथ्वी के अंतिम अज्ञात और चुनौतीपूर्ण मोर्चों में से एक गहरे समुद्र की ओर देख रहे हैं। बिल्कुल, और ये सारी प्रगति और संभावनाएं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर सवाल भी खड़ा करती हैं, जिस पर हम सभी को विचार करने की जरूरत है। क्या सवाल? वो ये कि जैसे जैसे हमारी गहरे समुद्र के इन विशाल और मूल्यवान संसाधनों का पता लगाने और अंततः उनका दोहन करने की तकनीकी क्षमता बढ़ती जा रही है, हमें इसके संभावित पर्यावरणीय प्रभावों पर भी उतनी ही गंभीरता और गहराई से विचार करना होगा। गहरे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र अत्यंत नाजुक होते हैं, अद्वितीय हैं, और इनके बारे में हमारी समझ अभी भी बहुत सीमित है। हाँ, ये बात तो है। बहुत लंबा समय ले सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि इन नाजुक और काफी हद तक अज्ञात पारिस्थितिक तंत्रों को स्थायी नुकसान पहुंचाए बिना हम इन मूल्यवान संसाधनों का सतत रूप से उपयोग कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। ये न केवल भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक और तकनीकी चुनौती है, बल्कि एक महत्वपूर्ण नैतिक प्रश्न भी है, जिस पर निरंतर शोध, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सावधानीपूर्वक विनियमन की आवश्यकता होगी। ये वाकई एक गहरा और विचारणीय प्रश्न है। विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना हमेशा एक चुनौती रही है, और गहरे समुद्र के मामले में, जहां हमारी जानकारी सीमित है और जोखिम ज्यादा, ये चुनौती और भी बड़ी हो जाती है। इस महत्वपूर्ण विषय पर श्रोताओं के क्या विचार बनते हैं? या कोई प्रश्न है जो चर्चा योग्य लगता है? संबंधित विचार या प्रश्न नीचे टिप्पणी अनुभाग में साझा किए जा सकते हैं। अगर ये गहन चर्चा जानकारीपूर्ण लगी हो तो कृपया लाइक करें, और भविष्य में ऐसे और विश्लेषणों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, इसी तरह की गहन पड़ताल के लिए। धन्यवाद।